हेलो गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 4 डिजीज़ पढ़ेंगे। सबसे पहला अमीबिएसिस पढ़ेंगे, दूसरा एस्केरिएसिस पढ़ेंगे, फिर फिलेरिएसिस और लास्ट में रिंगवर्म पढ़ेंगे। एनसीईआरटी के लाइन को एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे कि क्या क्या लिखा हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आता है और अल्टीमेटली हमें चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या है। इंट अमेबा हिस्टोलेटिका, ये जो कॉजेटिव एजेंट है अमीबिएसिस का। अभी फर्स्ट में हम अमीबिएसिस को देख रहे हैं, बीमारी का नाम है। तो इसका कॉजेटिव एजेंट है इंट अमीबा हिस्टोलेटिका। एक तरह का प्रोटोजोआ होता है, पैरासाइट इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ द ह्यूमन विच कॉजेज अमीबिएसिस। तो ध्यान रखना, ये जो इंट अमीबा हिस्टोलेटिका है वो लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक है, और अमीबिएसिस को दूसरा नाम अमीबिक डिसेंट्री भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिसेंट्री होता है। डिसेंट्री का मतलब डायरिया होता है। सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज इंक्लूड्स द कॉन्स्टिपेशन। अब ये जो बीमारी है, बीमारी का नाम है अमीबिएसिस, कॉजेटिव एजेंट है प्रोटोजोआ जिसका नाम है इंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। कहाँ पे इन्फेक्शन करता है? तो ये लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन करता है। और इसका सिम्टम क्या क्या है? तो इसका सिम्टम में आता है कॉन्स्टिपेशन, दूसरा है एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल पेन का मतलब है पेट में दर्द होगा, एंड क्रैम्प्स, क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा होगा, मतलब पेट में मरोड़ होगा बहुत ज़्यादा। क्रैम्पिंग पेन के बारे में सुना है ना? ठीक है, ऐसे ऐसा लगता है कि कोई काफ़ी तेज़ी से घुमा रहा है, ठीक है, फिर पेन हो रहा है, वैसा वाला। स्टूल विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स। जो स्टूल होता है वो जो पैखाना पास करता है उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में म्यूकस देखने को मिलता है और ब्लड क्लॉट्स देखने को मिलता है। ठीक है, हाउस फ्लाइज एक्ट एज अ मैकेनिकल कैरियर एंड सर्व टू ट्रांसमिट द पैरासाइट फ्रॉम द फीसेस टू द इन्फेक्टेड पर्सन। देखो, इस बीमारी का जो मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है ना, तो ये जो कैरी करता है उसका नाम है हमारा, क्या नाम है उसका? हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई यहाँ पर वेक्टर की तरह काम करता है। वेक्टर का मतलब क्या होता है? वेक्टर मतलब जो उस बीमारी के पैरासाइट को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए। ठीक है, मतलब यहाँ पर है पैरासाइट और यहाँ तक पहुँचाना है, तो ये जो भी फ्लाइज का काम होगा ना, ठीक है, तो ये वेक्टर की तरह काम करेगा। आगे समझ में? तो मलेरिया में वेक्टर कौन था? फीमेल एनोफिलीज मस्किटो। ठीक है, यहाँ पर कौन है? हाउस फ्लाई, जो घर में मक्खियाँ होती है ना, वो। ठीक है, अब वो कैसे कैरी करती है? तो लार्ज इंटेस्टाइन में एक्चुअली ये पैरासाइट पाया जाता है। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन से फीसेस के थ्रू बाहर निकलेगा और वहाँ से क्या करेगा वो, उस पर जैसे ही देखो मक्खियाँ ऐसी होती है जो गंदी चीज़ों पे भी बैठती है और अच्छी चीज़ों पे भी बैठती है, तो वहाँ से लेके इंसान के फूड तक इस इंट अमीबा हिस्टोलाइटिका पैरासाइट को पहुँचा देती है। क्लियर? देखो अब आगे। एंड द फूड प्रोडक्ट्स देयर बाई कंटामिनेटिंग देम। और फूड प्रोडक्ट क्या हो जाती है? कंटामिनेट हो जाती है, मतलब इन्फेक्टेड हो जाती है। ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड कंटामिनेटेड बाय द फीकल मैटर आर द मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। देखो, जो इसका मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है ना, वो है ड्रिंकिंग वाटर, और दूसरा वैसा फूड जो उस फीकल मैटर से इन्फेक्टेड है। अब ये कैसे होगा? वैसा खाना जिस पे बार बार मक्खियाँ लग रही है, तो उस मक्खी के पास बहुत सारा इन्फेक्शन का वो पैरासाइट प्रोटोजोआ होगा। ठीक है, वो जब खाना पे बैठेगी तो वहाँ पर भी जाके वो रिलीज कर देगी। फिर वो अगर भोजन को कोई स्वस्थ व्यक्ति अगर खाता है तो उसको वो बीमारी लग जाती है। ठीक है, इसका नाम है इंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। इसीलिए हमें बाहर का फूड जो है, जो ओपन खुला हुआ रखा हुआ रहता है, उसे हमें अवॉइड करना चाहिए, उसे कंज्यूम नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक ये इंट अमीबा हिस्टोलाइटिका पैरासाइट समझ में आया होगा, और उसके कारण जो होने वाला अमीबिएसिस है जो लार्ज इंटेस्टाइन को इफेक्ट करती है, वो समझ में आया होगा। इसके बाद हमारा डिजीज है एस्केरिएसिस। देखो एस्केरिएसिस क्या है? एस्केरिस होता है एक वर्म। देखो यहाँ पर बीमारियाँ जो होती है, बहुत सारे वैरायटी ऑफ द कॉजेटिव एजेंट होते हैं, उसके पैथोजन होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, वर्म ही इंक्लूड हो रहे हैं। अब देखो, अब वर्म के बारे में ध्यान से सुनो। तो एस्केरिस द कॉमन राउंड वर्म होता है एक तरह का, और वुचेरिया, ठीक है, वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी। वुचेरिया और एस्केरिस दो याद रखना, दो वर्म है ये, एस्केरिस और वुचेरिया। ठीक है, वुचेरिया को फैलेरियल वर्म भी कहते हैं। वुचेरिया का पूरा नाम है वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी। ठीक है, द फैलेरियल वर्म आर सम ऑफ द हेलमेंथ्स। देखो, ये हेलमेंथ वर्ड का मतलब होता है वर्म। ये हेलमेंथ वर्ड का मतलब क्या है? वर्म। स्टडी ऑफ वर्म
हेलमेंथोलॉजी। ठीक है, हेलमेंथोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ वर्म, और वर्म को हेलमेंथ बोलते हैं। क्लियर। और दो वर्म का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, एक स्केरिस और दूसरा वुचेरिया। ठीक है, वुचेरिया को हम लोग फ्लेरियल वर्म बोलते हैं। अभी जितना बोल रहे हैं ना कॉपी में नोट कर लो, ऐसे करके लिखो, वुचेरिया फ्लेरियल वर्म। वुचेरिया को क्या बोलते हैं? फ्लेरियल वर्म। ठीक है। हेलमेंथोलॉजी, हेलमेंथ मतलब ये क्या होती है? वर्म होती है। हेलमेंथ का मतलब है वर्म। ठीक है, चलो देखिए आगे क्या लिखा है। विच आर नोन टू बी द पैथोजेनिक टू मैन। अब ये जो वुचेरिया है ना और ये जो वर्म होते हैं ना, सारा वर्म मैन के लिए पैथोजेनिक नहीं होता है, बट कुछ होते हैं। ठीक है, जो कि अब देखो यहाँ पर एस्केरिस एंड स्मॉल इंटेस्टाइनल पैरासाइट कॉज स्केरियसिस। देखो अभी जो देख रहे हैं वो एस्केरिस के बारे में देख रहे हैं, और एस्केरिस जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन कॉज करता है, एस्केरियसिस कॉज करता है। ये पैरासाइट कहाँ पे रहता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और इससे पहले जो हम प्रोटोजोआ के बारे में पढ़े थे वो कहाँ पे रहता है? वो लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है, अमीबिक डिसेंट्री करता है वो। ठीक है। सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज, ये जो एस्केरियसिस है उसका सिम्टम क्या क्या होता है? एस्केरिस पढ़ा था ना वो एनिमल किंगडम में, क्लास 11th में, याद करो। ठीक है, वो फीमेल का साइज बड़ा होता है, मेल का साइज छोटा होता है, वो वाला। ठीक है। दिस डिजीज इंक्लूड द इंटरनल ब्लीडिंग। ये क्या करती है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रहती है। ये मान लो स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, तो ये इसके अंदर रहेगी और यहाँ पर अपने आप को काफ़ी जोड़ के होल्ड करके रखती है। ठीक है, और यहाँ से वो ब्लड सप्लाई लेती है, फूड डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इंटेस्टाइन में जब वो होल्ड कर देती है तो वहाँ से वो इंटरनल ब्लीडिंग हो जाता है। होल का मतलब आर पार नहीं कर देती, यहाँ पर ब्लड वेसल्स रप्चर होगा जिसकी वजह से क्या होगा? ब्लीडिंग हो जाएगा, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगा। ठीक है, सम ऑफ द डिजीज इंक्लूड द इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन होता है, फीवर रहता है, एनीमिया होती है, एंड ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज। और इंटेस्टाइनल पैसेज को वो ब्लॉक कर देती है पूरी तरीके से। ठीक है, कई बार तो ऐसा होता है कि ये वर्म का नंबर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो इंटेस्टाइन के अंदर जो भी चीज़ें मूव कर रही होती है वो सबको एक साथ ब्लॉक कर देता है। और उस कंडीशन में डॉक्टर्स को सर्जरी ही लास्ट ऑप्शन होता है। ठीक है, द एग्स ऑफ द पैरासाइट एक्सक्रीटेड अलॉन्ग विद द फीसेस। और वो व्यक्ति जब स्टूल पास करेगा, स्टूल पास करने का मतलब वो लेटरिन जब जाएगा तो फीसेस के साथ, फीसेस मतलब जो बाहर निकलती है एक्सक्रीटा, उसके साथ साथ और क्या बाहर निकलती है? इस वर्म का एग्स बाहर निकलती है। इन्फेक्टेड पर्सन विच कंटामिनेट सॉइल, जो कि मिट्टी को कंटामिनेट करती है। ठीक है, ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि पुराने समय में लोग तो लोटा लेके बाहर जाते थे ना, तो वो मिट्टी को कंटामिनेट कर देता है। ठीक है, वाटर को करती है, फिर प्लांट को करती है, मतलब हर जगह इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अ हेल्दी पर्सन एक्वायर्स दिस इन्फेक्शन थ्रू द कंटामिनेटेड वाटर, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। अब हेल्दी पर्सन को ये बीमारी कैसे लग जाएगी? तो वो जो कंटामिनेटेड वाटर है, मतलब इन्फेक्टेड वाटर है, उसका सेवन करेगा तो हो जाएगा। ठीक है, वेजिटेबल का सेवन करेगा तो हो जाएगा इन्फेक्टेड, और फ्रूट्स का। ठीक है, ये वेजिटेबल और फ्रूट्स में कैसे आएंगे? तो एक्चुअली वो जो छोटे छोटे फ्लाई होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, ठीक है, जिसको तुम बोल सकते हो क्या, हाउस फ्लाई, वो हर जगह बैठती है। ठीक है, और अगर ज़मीन इन्फेक्टेड है तो वहाँ पर उगने वाले प्लांट भी इन्फेक्टेड होगा। ठीक है, और फ्रूट्स छोटे छोटे कीड़े की वजह से वो भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो जो भी हमारे घर में सब्जी आती है, फल आते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि अब पहले अच्छे से धो दो उसको, फिर कंज्यूम करो। ऐसा अगर नहीं करोगे तो अगर एग्स प्रेजेंट है वहाँ पर उसका, तो एग शरीर के अंदर जाएगा और फिर पेट खराब हो जाएगी, फिर पता चलेगा कि पेट के अंदर वर्म है। ठीक है, तो वो स्केरियसिस ऐसे ट्रांसमिट होता है। तो मेन स्केरिस बीमारी का नाम याद रखो। दूसरा, स्केरिस का कॉजेटिव एजेंट क्या है? स्केरियसिस बीमारी का नाम है, और स्केरियसिस का कॉजेटिव एजेंट है स्केरिस नाम का वर्म। क्लियर? और इसका सिम्टम याद रखो, और फिर ये कैसे एक जगह से दूसरी जगह, एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है, वो याद रखो। ठीक है, तो ये वर्म से होने वाला पहला हमने बीमारी देखा। अब वर्म से होने वाला दूसरा बीमारी का नाम है फैलेरियसिस। फैलेरियसिस को एलिफेंटिसिस भी कहते हैं। फैलेरियसिस का दूसरा नाम एलिफेंटिसिस इसीलिए होता है क्योंकि इस कंडीशन में ये बीमारी जिस व्यक्ति को भी होती है, उस व्यक्ति का पैर एलिफेंट के पैर के बराबर हो जाती है, मतलब इतनी मोटी हो जाती है वो। ठीक है, बहुत मोटी हो जाती है ना। यहाँ पर एक चित्र में तुम देख सकते हो
कि इस इंसान का जो लेफ्ट वाला पैर है वो कितना मोटा हो गया है। तो ये बहुत ही डेंजरस बीमारी होती है एक तरह से। तो मेरी बात को अब सुनो। हम्म, तो ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, ठीक है। एलिफेंटेसिस नाम है इसका, और ये भी वर्म के कारण होती है। और ये वर्म एक जगह से दूसरे जगह पर कैसे ट्रांसमिट होती है, उसका वेक्टर कौन होता है? तो उसका वेक्टर होता है मस्क्यूटो, एडिस मस्क्यूटो। मस्क्यूटो, ठीक है, मच्छर। तो एडिस मस्क्यूटो जब काटती है और उस कंडीशन में वो मस्क्यूटो अगर इन्फेक्टेड है इस तरह के वर्म से जिसका नाम है वोचेरिया बैंक्रॉफ्टी, ठीक है, तो ये इस तरह की बीमारी कॉज करती है। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि ये जो लिम्फ नोड होते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है, लिम्फ नोड, आगे पढ़ोगे क्या होता है, एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है, सीबीएसई में पढ़े हो, ये सब पढ़े होगे, ठीक है। तो लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ नोड होता है, वो उसको जाके अफेक्ट करती है, और हमारे बॉडी में जितने भी लिम्फ होते हैं वो नीचे से ऊपर जाने को ब्लॉक कर देता है ये। तो नीचे से ऊपर जाने को ब्लॉक कर देता है, तो नीचे अक्यूमुलेट होते रहता है, जमा होते रहता है, और ये जमा होते 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 ये इतना मोटा पैर बन जाता है। क्लियर? और ये स्क्रोटम के पार्ट में भी ये स्टोर हो जाता है, तो उसका साइज भी बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। बहुत सर्जरी ही लास्ट में ऑप्शन होता है, लेकिन उससे भी वो कम्प्लीटली ठीक नहीं होता वो पेशेंट। तो इसीलिए हमें मच्छर से बच के रहना चाहिए। देखो आगे, वोचेरिया बैंक्रॉफ्टी, इसको डब्लू बैंक्रॉफ्टी एंड वोचेरिया मेलाई। वोचेरिया जो जीनस है उसमें दो तरह के वर्म का नाम लिखा हुआ है, जीनस और स्पीसीज। साइंटिफिक नेम में दो चीज़ होती है, फर्स्ट जीनस होता है, दूसरा स्पीसीज होती है। तो वोचेरिया में दो है, वोचेरिया बैंक्रॉफ्टी और वोचेरिया मेलाई, ठीक है। द फैलेरियल वर्म, ये दोनों फैलेरियल वर्म है, जो कि स्लोली डेवलपिंग क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द ऑर्गन इन विच दे आर लाइव फॉर मेनी ईयर्स। ये वर्म जहाँ भी रहते हैं बॉडी में वहाँ पर स्लोली इन्फ्लामेशन करते हैं। स्लोली मतलब धीरे धीरे धीरे, ये वो मतलब क्रॉनिक का मतलब होता है, एक होता है, देखो दो तरह की बीमारी होती है, एक होती है क्रॉनिक बीमारी और एक होता है एक्यूट। क्रॉनिक का मतलब होता है कि जो बहुत लंबे समय से है, किसी भी व्यक्ति को बहुत लंबे समय से जिसका कारण रहा है, तो वो क्रॉनिक में आता है। और एक्यूट का मतलब है कि तुरंत हुआ, हाल ही फिलहाल में हुआ, एक सप्ताह पहले हुआ, फिर ठीक भी हो गया, तो वो एक्यूट होता है। तो दो तरह की डिजीज होती है। ये है क्रोनिक इन्फ्लामेशन कॉज करता है, इन्फ्लामेशन का मतलब बॉडी के अंदर प्रॉब्लम कॉज करती है। क्लियर? ऑफ द ऑर्गन विच दे लाइव फॉर मेनी ईयर्स, यूजुअली द लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द लोअर लिम्स। लिम्फेटिक वेसल्स, देखो जिस तरह से हमारे बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स होता है ना, ठीक है, ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो करती है ना, उसी तरीके से हमारे बॉडी में लिम्फ वेसल्स होती है, उसके अंदर लिम्फ फ्लो करती है, ठीक है। ये लिम्फेटिक वेसल्स पर जाके एक्ट करता है लोअर लिम्ब में, लोअर लिम्ब मतलब पैर में। एंड द डिजीज इज कॉल्ड द एलिफेंटेसिस, और उस बीमारी का नाम होता है एलिफेंटेसिस। किया क्या इन्होंने एक्चुअली पता चला, देखो एक वहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट होता है जिसकी वजह से लिम्फ जो है ऊपर की ओर जाता है, ऊपर की ओर जाता है, ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर। तो वो लिम्फ वेसल्स और लिम्फ नोड को इन्फेक्ट कर दिया है। अब वहाँ से वो जो लिम्फ था वो ऊपर की तरफ जा ही नहीं पा रहा है, मतलब हमारे बॉडी में पैर से ऊपर जा ही नहीं रहा है। तो एक्चुअली मतलब अल्टीमेटली क्या करेगा, वो पैर के अंदर स्टोर करते जाएगा, स्टोर करते जाएगा, स्टोर करते जाएगा। तो धीरे धीरे पैर की मोटाई क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और कुछ इस तरीके का रूप ले लेती है लेटर स्टेज में जाके, ठीक है। देखो ना, चलो आगे देखते हैं, ठीक है। तो इसी बीमारी का नाम है एलिफेंटेसिस या फिलेरियोसिस। द जेनाइटल ऑर्गन्स आर ऑल्सो ऑफन अफेक्टेड। जेनाइटल ऑर्गन जो होता है, जेनाइटल ऑर्गन का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एक्सटर्नल वाला, ठीक है, एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को जेनाइटल ऑर्गन कहते हैं। ये भी अफेक्टेड होता है, रिजल्टिंग इन द ग्रॉस डिफॉर्मिटीज़। और इसका जो रिजल्ट है ना, वो ग्रॉस डिफॉर्मिटीज़ का मतलब होता है कि वो जो पहले से फंक्शन था, मतलब शेप सब चेंज हो जाएगा, ठीक है, नॉर्मल शेप में नहीं रहेगा बॉडी का ऑर्गन लाइक अ पैर, ठीक है। डिफॉर्मिटी मतलब वो काम करना बंद कर देगा, फिर अच्छे से काम भी नहीं करेगा वो। द पैथोजेंस आर ट्रांसमिटेड टू द हेल्दी पर्सन थ्रू द बाइट ऑफ द फीमेल मस्क्यूटो वेक्टर्स। और देखो ये जो हेल्दी पर्सन तक कैसे इन्फेक्शन पहुंचता है, तो फीमेल मस्क्यूटो वेक्टर होते हैं इसके, ठीक है। ये भी मच्छर के काटने से ही होती है, ठीक है। आसपास अगर बहुत मच्छर हो तो वहाँ पर हमें कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि मच्छर वहाँ से हट जाए। क्लियर? तो मच्छर से बच के रहना चाहिए, आई थिंक, ठीक है। तो अलग अलग मच्छर होते हैं, लाइक एनोफिलीज हमने मलेरिया के केस में पढ़ा था, और यहाँ पर हमने अभी देखा एडिज मस्क्यूटो। चलो आगे देखते हैं।
अब देखो, अब हम देखने वाले हैं फंगस के कारण होने वाला बीमारी। ठीक है, तो ये था वर्म के कारण होने वाला, हेलमेंथ के कारण होने वाला। ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना इसको। और अब है फंगस के कारण होने वाला। फंगस के कारण होने वाला बीमारी का नाम है यहाँ पर जो हम देखेंगे अभी, दिस वन इज द लास्ट, जिसका नाम है रिंग वर्म। ठीक है, रिंग वर्म स्कैलीलीसन। देखो यहाँ पर तुझे दिख रहा होगा, है ना, या कभी किसी का रिंग वर्म देखा होगा। ये बहुत कॉमन है, ऑलमोस्ट बहुत सारे व्यक्तियों को होता है, आई थिंक तो सबको होता है। ठीक है, किसी न किसी को एक न एक बार तो हुआ ही रहता है। ये देख रहे हो, ये है स्कैलीलिसन्स ऑन द चिन, यहाँ पे हुआ है। क्लियर? देखो इसमें क्या क्या है समझ लो। यहाँ पर मेनी फंजाई बिलोंगिंग टू द जेनरा माइक्रोस्पोरम। नाम याद रखना इस जेनरा का, जेनरा मतलब जीनस। ठीक है, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन एंड इपिडर्मोफाइटॉन। यू हैव टू राइट इन द सीक्वेंस माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन, इपिडर्मोफाइटॉन। ठीक है, इसका अच्छे से साफ साफ लिख लेना वहाँ पे। चलो देखो, रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिंग वर्म विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज इन मैन। मैन और वोमैन सबको, ठीक है, इंसान के अंदर होने वाला ये मोस्ट इन्फेक्शियस डिजीज है। ठीक है, जिसका नाम है रिंग वर्म। ठीक है, और ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से शेयर हो जाते हैं। अपीयरेंस ऑफ, अब देखो कैसे पता चलेगा कि ये रिंग वर्म ही है, तो ये दिखेगा कैसा, ड्राई दिखेगा, सूखा सूखा। स्कैली, स्कैली मतलब वो स्केल्स होते हैं ना, ठीक है, लाइक ठंडे के मौसम में जो स्किन है वो स्कैली हो जाते हैं। ठीक है, वो स्कैली लीसन्स ऑन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज द स्किन, नेल्स एंड द स्काल्प। स्काल्प का मतलब होता है ये हेयर स्काल्प, तो पता ही होगा। ठीक है, तो स्किन में, नेल्स में और स्काल्प में ये हो जाते हैं, आर द मेन सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज। तो ये जहाँ भी होती है रिंगवर्म, वहाँ पर सूखा सूखा स्कैली लीसन्स हो जाते हैं। ठीक है, तुमने देखा होगा, नहीं देखा है तो देख लो, इस तरह का लीसन्स हो जाते हैं। ठीक है, और ये रेड रेड पैचेस होते हैं, रेड बना ही देते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, देखो ऐसा ऐसा हो जाएगा बॉडी में कहीं भी। क्लियर? ये किसी भी शेप में हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह का पैचेस देखने को मिल जाता है, और ये बहुत मतलब बहुत इचिंग करेगा वो, तो समझ जाना वो रिंगवर्म का इन्फेक्शन हो गया। चलो देखो, दीज लीसन्स आर द कंप्लेंट बाय द इंटेंस इचिंग। मतलब ये जो लीसन्स होते हैं, लीसन्स मतलब जो छाप होते हैं, दिखते हैं जैसा, वो बहुत ज़्यादा इचिंग होगा उसमें। हीट एंड मॉइस्चर हेल्प द फंगस टू ग्रो। अब हीट और मॉइस्चर जो होती है वो उसको बहुत हेल्प करती है ग्रो करने में, विच मेक्स देम थ्राइव इन द स्किन फोल्ड सच एज दोज इन द ग्रोइन और द बिटवीन द टोज। देखो ये मैक्सिमम कहाँ पर होती है, तो बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकती है, लेकिन उस पार्ट में ये ज़्यादा होती है जहाँ पर स्किन फोल्ड होता है, लाइक वो ग्रोइन रीजन। ग्रोइन मतलब कि दोनों जांघों के बीच का पार्ट। ठीक है, और द टोज, टोज मतलब अंगूठा जो होती है ना, वहाँ पर भी स्किन फोल्ड होता है, वहाँ पे भी हो जाती है। रिंगवर्म्स आर जनरली एक्वायर्ड फ्रॉम द सॉइल और बाय यूजिंग द टॉवेल्स। देखो जनरली ये जो होती है वो सॉइल से हो जाती है, इन्फेक्शन मिट्टी से हो जाती है। और यानी तो इन्फेक्टेड पर्सन का हम लोग टॉवेल यूज़ करते हैं, क्लॉथ्स कपड़े यूज़ करते हैं, और इवन द कॉम्ब ऑफ द इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, और यानी तो कंघी जो कॉम्ब होती है उसका अगर हम यूज़ कर रहे हैं इन्फेक्टेड पर्सन का, तो उस कंडीशन में भी क्या हो जाएगी, रिंगवर्म का इन्फेक्शन हो जाएगी हेल्दी पर्सन को। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा, मेंटेनेंस ऑफ द पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द मेनी इन्फेक्शियस डिजीजेस। देखो सबसे पहला चीज़ यहाँ पर उन्होंने बताया कि मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन। ठीक है, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है, पब्लिक हाइजीन भी मेंटेन करना है। ठीक है, मतलब डेली नहाना है, ये सब जानते हो पर्सनल हाइजीन में क्या क्या आता है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है बहुत सारे डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, लाइक इन्फेक्शियस डिजीज़ को। मेजर्स फॉर द पर्सनल हाइजीन इंक्लूड, अब देखो क्या क्या होती है पर्सनल हाइजीन में, तो बॉडी को क्लीन रखना है पूरा अच्छे से। ठीक है, कंजप्शन ऑफ द क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मतलब जो भी चीज़ हम कंज्यूम करते हैं वो सभी का सभी क्लीन होना चाहिए, लाइक वाटर हो गया, फूड हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट हो गया, ये सभी हमें अच्छे से यूज़ करना है। मतलब मार्केट से लाकर डायरेक्ट गटर नहीं जाना है, उसको धोना है पहले। ठीक है, फिर साफ़ करके खाना है, मतलब ये है। ठीक है, और जैसे पत्तेदार सब्जियां होती है उसको पहले अच्छे से साफ़ करके ही हमें खाना में डालनी है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट डाल देंगे। ठीक है, पब्लिक हाइजीन इंक्लूड्स द प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट। पब्लिक हाइजीन में क्या क्या आता है, जो भी वेस्ट होते हैं, एक्सक्रेटा होता है, उस सभी का प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। ठीक है, कचरे को डस्टबिन में ही डालना है, ऐसे रोड पे नहीं फेंक देना है, उससे इन्फेक्शन फैलती है। पीरियोडिक क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ द वाटर रिजर्वायर्स, ये जो वाटर रिजर्वायर्स होते हैं, ठीक है, उन सभी का हमें समय समय पर साफ़ सफाई करना है, लाइक पूल हो गया, पूल्स, स्विमिंग पूल, ठीक है, क्रिस पूल एंड टैंक्स, टैंक जो जिसमें पानी रखते हैं,
ऑब्जर्विंग द स्टैंडर्ड्स practice of hygiene in the public casting. These measures are practically essential where the infectious agents are transmitted through the फूड एंड वाटर। देखो ये सभी जो पब्लिक जगह होती है जहाँ पर इन्फेक्शन फैल सकती है उन सभी का हमें अच्छे से ध्यान रखना है। वहाँ से क्या होगी, अगर इन्फेक्शन हो गया तो इस सभी से वाटर और फूड कंटामिनेट हो जाएगा, जिससे टाइफाइड हो सकती है, अमीबियासिस हो सकता है, स्केरियासिस हो सकता है। इन केस ऑफ एयरबॉर्न डिजीज, कुछ बीमारियाँ तो एयरबॉर्न होती है जैसे कि न्यूमोनिया हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया। इन एडिशन टू द अबव मेजर्स, कहाँ गया, क्लोज कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन्स और देयर बिलोंगिंग्स मतलब उसका सामान, ठीक है, शुड बी अवॉइडेड। मतलब उस तरह के व्यक्ति से हमें क्लोज कॉन्टैक्ट नहीं करनी है और उसके सामान का यूज़ नहीं करनी है जिसको उस तरह का एयरबॉर्न डिजीज हुई है, लाइक कॉमन कोल्ड हुई है, निमोनिया हुआ है। फॉर डिजीज सच एज द मलेरिया, अब मलेरिया के पर्सन में, फिलेरियोसिस के पर्सन में, दैट आर ट्रांसमिटेड थ्रू द इंसेक्ट वेक्टर। अब वो जो बीमारी है वो इंसेक्ट वेक्टर से ट्रांसमिट हो रही है, मच्छर के काटने से हो रही है, ठीक है। वेक्टर का मतलब बस इतना समझो, वो फिजिक्स वाला वेक्टर नहीं है। वेक्टर का मतलब होता है कोई किसी चीज़ को कैरी कर रहा है, लाइक मलेरिया के पैरासाइट को वो मच्छर कैरी किया, एक जगह से दूसरी जगह तक फैला दिया, तो मच्छर यहाँ पर वेक्टर का काम किया है। क्लियर। द बायोटेक्नोलॉजी नाम के चैप्टर में आगे भी पढ़ोगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर्स इज टू कंट्रोल और एलिमिनेट द वेक्टर्स। तो यहाँ पर मेन चीज़ ये होता है कि अगर तूने वेक्टर को ही एलिमिनेट कर दिया, ठीक है, तो बीमारियाँ आगे नहीं बढ़ेगी। एंड देयर ब्रीडिंग प्लेस जहाँ पर गंदे पानी होते हैं जमा हुआ, ठीक है, उस जगह पे वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में फैलते हैं। तो तूने उस मतलब पानी को साफ़ करा दिया, यानी तो उसको तूने ख़त्म ही कर दिया, वाटर ही हटा दिया वहाँ से पूरी, तो ये भी इससे भी डिजीज़ कंट्रोल होगी। दिस कैन ऑल्सो भी अचीव्ड बाय अवॉइडिंग द स्टेगनेशन ऑफ द वाटर अराउंड द रेसिडेंशियल एरिया। जो रेसिडेंशियल एरिया होती है, घर के आसपास जो वाटर स्टेगनेंट है, वाटर जमा हुआ है, उसका मतलब उसको रेगुलर क्लीनिंग कराने हैं ऑफ द हाउस होल्ड कूलर्स, ठीक है। मतलब उस चीज़ को ध्यान रखना है। जैसे कई बार एक क्या होता है ना, एक फिश होती है गेम्बूसिया फिश, तो तालाब में गेम्बूसिया फिश को भी पालते हैं कई बार। वो मच्छर का जो लार्वा होता है ना उसको वो खा जाता है, तो वो बायो कंट्रोल एजेंट की तरह काम करता है। यहाँ पर है कि घर में जो हमारा कूलर होता है उसके अंदर भी मच्छर का लार्वा हो सकता है अगर ज़्यादा दिन तक पानी स्टोर रह गया तो। क्लियर। तो उसे भी रेगुलर समय पर साफ करना चाहिए। यूज ऑफ मस्कीटो नेट, मच्छरदानी का इस्तेमाल करना चाहिए। इंट्रोड्यूसिंग द फिश लाइक गेम्बूसिया इन द पॉन्ड्स दैट फीड द मस्कीटो लार्वा। गेम्बूसिया फिश को पॉन्ड में डाल देना है जिससे वो मच्छर के लार्वा को खा जाएगा। स्प्रेइंग ऑफ द इंसेक्टिसाइड इन द डिचेज, ड्रेनेज एरिया एंड स्वाम्प्स। इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना है ताकि जो भी इंसेक्ट है उसका लार्वा ग्रो कर रहा है वहाँ पर सब खत्म हो जाए। क्लियर। ETC. In addition, the doors and windows should be provided with the wire mesh. अब जो डोर होता है उसमें मेश लगा हुआ होना चाहिए। मेश समझते हो, वो जो खिड़कियों के अंदर जाली होती है ना, वो, ताकि बाहर से मच्छर नहीं आ सके, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द मस्कीटोज। सच प्रिकॉशंस हैव बिकम मोर इम्पोर्टेंट स्पेशली इन द लाइट ऑफ द रिसेंट वाइड स्प्रेड इंसिडेंस ऑफ द वेक्टर बोर्न एडिस मस्कीटो। स्पेलिंग मैंने गलत लिखा था, सही कर लेना, AEDES। डिजीज लाइक द डेंगू, चिकनगुनिया एंड द मेनी पार्ट्स ऑफ द इंडिया। अब देखो ये जो अगर मच्छर पे कंट्रोल हो जाती है तो ये सब बीमारियाँ जो है वो सब खत्म हो जाएगी, लाइक डेंगू, चिकनगुनिया, ठीक है, और ये जो स्केरियोसिस था, मलेरिया था, ये सब मतलब खत्म हो जाएगा, वो अलग मच्छर से होने वाला था। क्लियर। तो मच्छर से बच के रहना चाहिए। आगे देखो, द एडवांसमेंट्स मेड इन द बायोलॉजिकल साइंस हैव आर्म टू इफेक्टिवली डील विद द मेन इन्फेक्शियस डिजीज। अभी एडवांसमेंट इतना बड़ा है ना कि हम बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीज से बच सकते हैं। लाइक यूज ऑफ द वैक्सीन का यूज करेंगे। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हैव इनेबल्ड अस टू कम्प्लीटली इरेडिकेट अ डेडली डिजीज लाइक स्मॉल पॉक्स। देखो इम्यूनाइजेशन मतलब जो वैक्सीन दिया जाता है ना किसी बीमारी का, उससे बहुत सारे डिजीज से हम लोग बच जाते हैं, लाइक पोलियो हो गया, स्मॉल पॉक्स तो इरेडिकेट ही हो गया, खत्म ही हो गया पूरा का पूरा। अ लार्ज नंबर ऑफ द अदर इन्फेक्शियस डिजीज like polio, diphtheria, pneumonia, tetanus have been controlled to a large extent by the use of the vaccine। अब वैक्सीन का यूज़ करने से ये सभी बीमारी लिस्ट बनाओ, ठीक है, पोलियो हो गया, डिप्थीरिया हो गया, निमोनिया हो गया, टेटनस हो गया, इन सभी बीमारी पर बहुत कंट्रोल किया गया है। बायोटेक्नोलॉजी अबाउट विच यू विल रीड इन द चैप्टर 10 में पढ़ने वाले हो आगे जाके। चैप्टर 10 क्लास 10 तो कब का खत्म हो गया। इज एट द वेरी वर्ज ऑफ मेकिंग द अवेलेबल न्यूअर एंड सेफर वैक्सीन। मतलब
बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं हम लोग अलग अलग तरह के नया और सेफ वैक्सीन को बनाने के लिए। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ द एंटीबायोटिक्स एंड वेरियस अदर ड्रग्स आर ऑल्सो इनेबल्स अस इफेक्टिवली टू ट्रीट द इन्फेक्शियस डिजीज़। तो अलग अलग तरह का हम लोग ड्रग्स बनाते हैं बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से। ठीक है, जो कि वेरियस डिजीज़ को ट्रीट करने में मतलब इफेक्टिवली उसको क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं, मतलब ठीक करते हैं। और बहुत सारा एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, फिर ड्रग्स बनाते हैं, फिर वैक्सीन बनाते हैं, जिससे हमें बीमारियों से लड़ने में काफ़ी मदद मिलती है। तो ये था डिजीज़ वाला पूरा पार्ट, क्लियर। तो ये 4th वीडियो था। अगले वीडियो में हम इम्यूनिटी के बारे में देखेंगे। तो आई थिंक तुमको ये पूरा ये जो बीमारियाँ के बारे में पढ़ना था वो सारी चीज़ें समझ में आई होगी, क्लियर। लाइक रिंग वर्म सबका कॉजेटिव एजेंट एक कॉपी में एक शॉर्ट नोट्स में बना लो और अच्छे से इसको याद कर लेना, ताकि एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आए तो तुम उसको अटेम्प्ट कर सको और सही कर सको। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।